नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएस का चैप्टर नंबर 9। और ये चैप्टर आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूके टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, यानी कि जितने भी आपके स्टेट का टेट एग्ज़ाम होता है और सुपर टेट होता है, या फिर जो भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें आपका ईबीएस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और हम आज चैप्टर नंबर 9 के वन लाइनर देखने वाले हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो है हमारा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इस चैप्टर में भी हमने पार्टीशन कर दिए हैं, 3-4 पार्टीशन कर दिए हैं और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, सामान्य एवं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात यहाँ पे करेंगे। बोलता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो आप यूज़ करोगे तो कभी ना कभी मतलब ख़त्म हो जाएंगे, जिनको आप मतलब अनंत काल तक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका कोयला हो जाएगा, पवन नहीं, पवन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई आपकी, और क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा होगी, ये आपकी जल की ऊर्जा होगी। ठीक है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये वाली सारी ऊर्जा आपकी गैर परंपरागत होगी, यानी कि रिन्यूएबल होगी। आगे बात करेंगे कोयले का वह प्रकार जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो बिटुमिनस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका रानीगंज। रानीगंज जो है आपका कोयले के प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा अग्रणी है। सॉरी, आगे चलते हैं। बोलता है कि जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला उच्च गुणवत्ता का कोयला है, तो जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है कोयला, वो कौन सा कोयला होता है, वो आपका होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना आपका पेट्रोलियम को कहते हैं। प्रभाजी आसवन फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन किससे संबंधित है, तो ये आपका पेट्रोलियम के शोधन से। ऊर्जा का अक्षय यानी कि रिन्यूएबल संसाधन नहीं है, तो पेट्रोलियम, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एच है, मतलब जो कभी आपके पास एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप रिन्यूएबल नहीं कर सकते, जो रिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोलियम। पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बोलता है कि प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे में होता है, तो सौर सेल में। सौर सेल में क्या होता है, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आपका ऊर्जा का प्रोडक्शन भी होता है और इससे क्या होता है, प्रदूषण भी नहीं होता है। सौर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, तो सौर ऊर्जा का निर्माण आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से होता है। ठीक है, किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है, तो जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय देश हैं, जैसे भारत देश हो गया, जहाँ पे सूरज ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। ठीक है, सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पे सूरज जो है सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में की गई थी। बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो जेट्रोफा। किसका, जेट्रोफा। बोलता है कि बायोगैस संयंत्र में किसका उपयोग नहीं होता है, तो खनिज तेल का। तो बायोगैस संयंत्र में किसका यूज़ नहीं होता, खनिज तेल का। आगे बात करेंगे। आगे बोलता है ऊर्जा का एक प्रमुख नवीकरणीय स्रोत है, तो पौधे। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसा नहीं कि पौधे हैं। मणिकर्ण, पूंगा घाटी, तातापानी
और खम्म किससे संबंधित है? तो ये सारे आपकी भूतापीय ऊर्जा से संबंधित हैं, जियोथर्मल पावर से ये संबंधित हैं। बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, गैसें, ईंधन और उनके पूर्ण रूप। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य संघटक है वो है मीथेन। वाहनों के लिए सबसे साफ सुथरा ईंधन माना जाता है तो सीएनजी, ठीक है, इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कहाँ होता है? तो वाहनों में और उद्योगों में इसका यूज़ होता है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे ही आपको बतानी है एलपीजी का संक्षिप्त रूप, यानी कि एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? तो ये हो जाएगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे जब बात करेंगे, आगे बोल रहा है कि पार्ट नंबर 4 आ गया इस चैप्टर का, परमाणु ऊर्जा और प्रमुख बहु उद्देश्य परियोजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमाणु केंद्र दे रखे हैं और वो परमाणु केंद्र कहाँ पे है, किस स्टेट में है, उस स्टेट का नाम लिख रखा है। काकरापारा की बात करेंगे तो ये गुजरात में है आपका। कैंगा की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। नरोरा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, ये बुलंदशहर में। और रापत भाटा की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा की प्रकृति कैसी है? तो परमाणु ऊर्जा जो है आपकी अनवीकरणीय है और गैर परंपरागत, यानी कि आपको इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगी। भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा झारखंड राज्य में है। कहाँ पे है जादूगोड़ा? झारखंड में। आगे बात करेंगे, आगे बोलता है कि प्रमुख बांध दे रखे हैं और उन पे मतलब वो बांध किस नदी पे बना हुआ है या फिर किस नदी से संबंधित है, तो आपको वो बता रखा है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है। आगे चलते हैं, हीराकुंड आपका महानदी पे बना हुआ है और नागार्जुन आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है और बगलिहार आपका चिनाब पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित कारण है वो है क्या? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो निरंतर खाना पकाते समय उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो इसका ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसे 3 महीने से लगातार खांसी आ रही है, क्योंकि उसकी श्वसन नली में क्या हो गया, ईंधन का जो काला धुआं है वो जम गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9। हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर मेरे किसी भाई बहन ने अगर पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से ही सारे चैप्टर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं।